चलो शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने ऐतिहासिक कंप्रोमिसो डी सेविला यानी सेविला प्रतिबद्धता आउटकम डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया। कंप्रोमिसो डी सेविला यानी सेविला प्रतिबद्धता चौथे अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त सम्मेलन का अंतिम आउटकम डॉक्यूमेंट है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त सम्मेलन के विषय में देखते हैं तो इसका उद्देश्य यह सतत विकास के लिए वित्त पोषण की दिशा में एक नई वैश्विक फ्रेमवर्क का आधार है। आयोजन स्थल सेविला, स्पेन। भागीदार FFD में देशों के नेता, संस्थान, व्यवसाय जगत और सिविल सोसाइटी उच्चतम स्तर पर वार्ता के लिए एकजुट होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर होने का निर्णय लिया है। विकास के लिए वित्त पोषण तो संयुक्त राष्ट्र में यह प्रक्रिया विकास के लिए वित्त पोषण पर 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के समझौते के क्रियान्वयन का समर्थन करने पर केंद्रित है। देख सकते हैं विकास वित्त पोषण प्रक्रिया का विकास तो मॉनेटरी कंसेशंस 2002 इसने विकास के वित्त पोषण पर पहला वैश्विक सहमति डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था। इसमें मुख्य रूप से आधिकारिक विकास सहायता में वृद्धि, सहायता का प्रभावी होना, IMF गवर्नेंस प्रणाली में सुधार और नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दोहा डिक्लेरेशन 2008 तो इसने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बीच मॉनेटरी कंसेशंस की पुनः पुष्टि की थी। साथ ही वित्त पोषण में लैंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा जलवायु वित्त पोषण जैसी नई पहलों को भी जोड़ा गया था। अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा 2015 तो यह सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। इसमें एकीकृत राष्ट्रीय वित्त पोषण फ्रेमवर्क्स की शुरुआत की गई है। इसके विषय में देखते हैं तो ये अलग अलग देशों के स्वामित्व वाले और उन्हीं के नेतृत्व वाले योजना निर्माण एवं वितरण साधन है। ये सरकारों को सतत विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं FFD4 आउटकम डॉक्यूमेंट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो वैश्विक वित्त पोषण फ्रेमवर्क यह डॉक्यूमेंट अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा, मॉनेटरी कंसेशंस और दोहा डिक्लेरेशन की प्रतिबद्धताओं की फिर से पुष्टि करता है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक वित्त पोषण में प्रत्येक वर्ष $4 ट्रिलियन की कमी को दूर करना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार तो इस डॉक्यूमेंट में समावेशी गवर्नेंस प्रणाली सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोटा प्रणाली में सुधार, विश्व बैंक में देशों की शेयरधारिता की समीक्षा इत्यादि की सिफारिश की गई है। ऋण लेने और चुकाने के दायित्व का प्रबंधन तो संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक मिलकर ऐसे दिशा निर्देश या स्वैच्छिक सिद्धांत बना रहे हैं जिनका देश अपने ऋण के प्रबंधन और लेन देन में पालन कर सकेंगे। ये सिद्धांत अनिवार्य नहीं होंगे बल्कि देशों को उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कर सुधार तो डॉक्यूमेंट बेस्ड इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पर OECD G20 समावेशी फ्रेमवर्क के तहत पिलर 2 के कार्यान्वयन को मान्यता देता है। पिलर 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उनके संचालन क्षेत्र वाले सभी देशों क्षेत्रों में न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान अनिवार्य करता है। साथ ही डॉक्यूमेंट पिलर 2 के तहत ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मॉडल नियमों और सब्जेक्ट टू टैक्स रूल को लागू करने के लिए देश विशेष आधारित तकनीकी सहायता प्रदान करने का समर्थन भी करता है। फिर अगली न्यूज है हमारी, केंद्र सरकार ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल लॉन्च किया। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय परामर्श के दौरान जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल लॉन्च किया। इसके विषय में देखते हैं, ये केंद्रीकृत पोर्टल है। इस पर कई तरह की उपयोगी सामग्री जैसे पॉलिसी ब्रीफिंग, सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं, जेंडर आधारित आंकड़े आदि उपलब्ध है। इसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों और अन्य हितधारकों द्वारा किया जा सकता है। इसमें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी है जिसके माध्यम से जेंडर बजटिंग से जुड़े प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। जेंडर बजटिंग क्या है तो यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सरकारी योजनाओं और बजटों में लैंगिक समानता को एकीकृत करता है। यह विश्लेषण करता है कि बजट किस प्रकार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सहायक साबित हो सकता है। जेंडर बजटिंग में सरकारी बजट का गहन विश्लेषण शामिल है, जैसे बजट का विश्लेषण करना कि वह महिलाओं पुरुषों पर क्या प्रभाव डालता है, प्रतिबद्धताओं और संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देना तथा उनके अनुसार कार्य योजना बनाना, लैंगिक समानता से संबंधित प्रतिबद्धताओं के लिए बजट आवंटन सुनिश्चित करना। भारत में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता तो जेंडर संवेदनशील नीतियां, बजटीय आवंटन का संसाधनों के वितरण के पैटर्न के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में लगातार लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करना आवश्यक है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था और सहभागी बजटिंग तो ये सभी स्तरों पर जैसे पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों आदि में निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
कानूनी ढांचे को मजबूत करना, तो यह महिलाओं से संबंधित कानूनों जैसे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 आदि को मजबूत करता है। देखते हैं भारत में जेंडर बजटिंग का विकास। तो 2001 जेंडर बजटिंग का प्रायोगिक परीक्षण MWCD राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान और UN वीमेन द्वारा जेंडर संबंधित आर्थिक नीति पर अनुसंधान अध्ययन किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में लैंगिक असमानताओं पर एक अध्याय को शामिल किया गया। 2005-06 तो सरकार द्वारा जेंडर बजटिंग अपनाना, महिलाओं और बालिकाओं के लिए आवंटन की रिपोर्ट करने हेतु जेंडर बजट विवरण 13 की शुरुआत के साथ जेंडर बजटिंग को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया और संस्थागत बनाया गया। 2007 में जेंडर बजट प्रकोष्ठ और योजना, तो वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालय और विभागों में जेंडर बजट प्रकोष्ठों की स्थापना के आदेश के बाद GBCS के लिए एक चार्टर जारी किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्षमता निर्माण के लिए जेंडर बजटिंग योजना शुरू की गई। 2008-09 में सरकार द्वारा चाइल्ड बजटिंग अपनाना, तो बाल कल्याण के लिए आवंटन वितरण की शुरुआत के साथ चाइल्ड बजटिंग को आधिकारिक रूप से अपनाया गया और संस्थागत बनाया गया। 2012 से 17 तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस बात पर ध्यान दिया गया कि लैंगिक समानता के लिए जिन प्रमुख तत्वों पर ध्यान दिया जाना चाहिए उनमें से एक है जेंडर बजटिंग के माध्यम से लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाना। फिर नेक्स्ट 2022 में इंडिया @75, तो महिलाओं और बच्चों के लिए इष्टतम बजटीय संसाधन तथा सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी जेंडर बजटिंग एवं चाइल्ड बजटिंग सुनिश्चित करना। फिर लास्ट है 2024-25 में GBS प्रारूप का पुनरीक्षण, तो वित्त मंत्रालय ने जेंडर बजट विवरण में भाग C पेश किया। इसमें उन सभी योजनाओं को शामिल किया गया है जिनमें महिलाओं के लिए 30% से कम आवंटन है। ठीक है, तो ये बात की हमने भारत में जेंडर बजटिंग के विकास की। अब बात करेंगे अपनी अगली न्यूज़ की, जो है अब लड़कियां आर्ट्स की बजाय साइंस विषय को ज़्यादा चुन रही हैं। STEM शिक्षा में लैंगिक समानता की ओर रुझान। तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 2024 में पहली बार पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है कि 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय 28.14 लाख लेने वाली लड़कियों की संख्या आर्ट्स 27.24 लाख लेने वाली लड़कियों की संख्या से ज़्यादा थी। यह पारंपरिक लैंगिक प्रवृत्ति में एक बड़े बदलाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि अब तक यह माना जाता था कि विज्ञान केवल लड़कों का विषय है, लेकिन अब देश भर की लड़कियां भी इसे पूरे उत्साह से अपना रही हैं। STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित में महिलाएं, तो हालांकि अब भी विज्ञान विषय अपनाने में लड़कों की संख्या लड़कियों से ज़्यादा है, लेकिन ये अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। 2024 में विज्ञान स्ट्रीम में 12वीं पास करने वाले सभी छात्रों में से 46% लड़कियां थी। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 के अनुसार उच्चतम शिक्षा में विज्ञान विषय को 52.1% लड़कियों ने अपनाया था। मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी लड़कों के बराबर है और इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों में भी उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। बाधाएं, तो सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड जैसे सीमित लैंगिक भूमिकाएं, रोल मॉडल की कमी, विज्ञान में कम महिला नेतृत्व दिखाई देने से लड़कियों की प्रेरणा कम होती है, कार्यस्थल पर असमानता, तो भेदभावपूर्ण कार्य संस्कृति आदि। STEM में महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता क्यों है? तो STEM में लैंगिक समानता और विविधता सुनिश्चित करने के लिए, लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के लिए, उनकी वैज्ञानिक क्षमता का दोहन करने के लिए आदि। देखते हैं STEM में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई पहले कौन सी हैं। तो विज्ञान ज्योति, इसका उद्देश्य लड़कियों को STEM में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। CURIE पहल, इसका उद्देश्य महिला विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाना, ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होनहार छात्रों को आकर्षित किया जा सके, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके और उन्हें आगे भी क्षेत्र में बनाए रखा जा सके। WISE-KIRAN योजना, तो यह योजना महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में नवाचार एवं अग्रणी शोध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये बात की हमने STEM की। ठीक है, अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में सुधार हुआ। तो प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि का स्वागत किया तथा भारत के शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रकाशन लंदन स्थित वैश्विक उच्चतर शिक्षा विश्लेषण फर्म क्वार्टेरली साइमंड्स द्वारा हर साल किया जाता है। इसके विषय में देखते हैं, तो रैंकिंग में भारत के 54 विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है। इससे यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन के बाद चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है।
रैंकिंग में भारत से IIT दिल्ली ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 2025 वाले संस्करण में वैश्विक स्तर पर इसकी रैंकिंग 150वीं थी। इस बार इसने 123वां स्थान हासिल किया। नौकरी देने वाले वैश्विक शीर्ष 100 संस्थानों में 5 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई। यह भारतीय स्नातकों में उद्योग के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। साइटेशंस पर फैकल्टी के मामले में 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को दुनिया के शीर्ष 100 संस्थाओं में जगह मिली है। भारत के अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम के विषय में देखते हैं तो भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वां स्थान हासिल किया था। भारत के R&D इकोसिस्टम से संबंधित चिंताएं तो R&D पर कम खर्च। वर्ष 2020-21 में भारत द्वारा R&D पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.64% व्यय किया गया था। निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी तो वर्ष 2020-21 के दौरान निजी क्षेत्र ने R&D पर सकल व्यय में केवल 36.4% का योगदान दिया था। अपर्याप्त उद्योग शैक्षिक जगत अभिसरण तो भारतीय प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकों को समाज के हित में लागू करने की प्रक्रिया काफी कमजोर रही। प्रतिभा पलायन तो विकसित देशों के बेहतर शोध परिवेश, अवसंरचना एवं संसाधनों की ओर आकर्षण के कारण कई प्रतिभाशाली शोधकर्ता भारत छोड़ देते हैं। भारत में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल तो राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का मसौदा 2020। इसका उद्देश्य हर 5 साल में पूर्णकालिक समकक्ष शोधकर्ताओं की संख्या, अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय और GERD में निजी क्षेत्र के योगदान को दुगना करना है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसे ANRF 2023 अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में R&D की शुरुआत करना, उसे बढ़ावा देना तथा अनुसंधान व नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी तो इसका उद्देश्य मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से सृजित वैज्ञानिक ज्ञानाधार तथा इंजीनियरिंग आविष्कारों के माध्यम से उसके उपयोगी प्रवर्तन के बीच के अंतर को खत्म करना। फिर नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025। विकासशील देशों में निवेश की कमी 2030 के लक्ष्यों को खतरे में डाल रही है। तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास ने जारी की। इस रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि वैश्विक स्तर पर मौजूद अनिश्चितता निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। यह विकासशील देशों के लिए 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल बना सकता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट 2024 में वैश्विक FDI 11% घटकर $1.5 ट्रिलियन रह गया था। शीर्ष 20 प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में से अधिकांश में FDI का प्रवाह घटा है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता बना रहा, जबकि भारत 16वें स्थान पर है। FDI वृद्धि असमान रही तो उदाहरण के लिए अफ्रीका में FDI में 75% की बढ़ोतरी हुई, जो मुख्य रूप से मिस्र में एक बड़े प्रोजेक्ट के कारण थी, जबकि लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में कुल FDI प्रवाह में 12% की गिरावट दर्ज की गई। रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों में निवेश में ठहराव तो बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी उन क्षेत्रों में स्थिर हो रही है या उन क्षेत्रों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले उद्योग। SDGs से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में निवेश में भारी गिरावट तो SDGs को हासिल करने के लिए जरूरी क्षेत्रकों में निवेश में तेज गिरावट देखी गई है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक में 31% की गिरावट और जल व स्वच्छता क्षेत्रक में 30% की गिरावट। विकासशील देशों में SDGs को हासिल करने के लिए हर साल लगभग 4 से 5 ट्रिलियन की जरूरत है। कारण भू राजनीतिक तनाव, देशों के बीच ट्रेड वॉर, औद्योगिक नीतियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और वित्तीय जोखिम व अनिश्चितता के कारण लंबे समय के लिए निवेशकों का भरोसा कमजोर हो रहा है। सिफारिशें तो बहुपक्षीय विकास बैंकों की भूमिका को और मजबूत करना चाहिए। निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए गारंटी, हाइब्रिड पूंजी और जोखिम कम करने वाले उपकरणों के उपयोग को बढ़ाना चाहिए। बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। तो विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 जारी किया। इस इंडेक्स में स्वीडन पहले स्थान पर रहा, उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे का स्थान रहा। भारत की रैंक 2024 में 63 थी, जो 2025 में गिरकर 71 हो गई। ATI के विषय में तो यह इंडेक्स दिखाता है कि कोई देश पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में कितनी प्रगति कर रहा है। इस इंडेक्स में 2 मुख्य बातें देखी जाती हैं, सिस्टम प्रदर्शन जैसे ऊर्जा सुरक्षा, समानता और पर्यावरणीय स्थिरता, ट्रांजिशन के लिए तैयारी जैसे नियम, आधारभूत ढांचा, निवेश आदि। यह सूचकांक कुल 43 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। साथ ही विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके देशों को 0 से 100 अंकों के बीच स्कोर दिया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया।
तो NIXI की स्थापना के 20 वर्ष पूरे हुए। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत किया गया। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देना तथा ताकि इंटरनेट ट्रैफिक को देश के भीतर ही बनाए रखा जा सके। 2004 में NIXI को IN रजिस्ट्री के माध्यम से भारत के .IN कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। NIXI निष्पक्ष और भेदभाव रहित तरीके से काम करता है और वैश्विक सर्वोत्तम मानकों का पालन करता है। नेक्स्ट है राजकोट का संधारणीय मॉडल डंप साइट को हरित वन में बदलना। तो राजकोट में नकड़ावाड़ी नाम की एक पुरानी डंप साइट थी जिसमें 16 लाख टन पुराना कचरा जमा था। इस साइट का कायाकल्प करके इसे 20 एकड़ के हरित शहरी वन में परिवर्तित कर दिया गया है। यह कार्य स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य 0 डंप साइट पहल के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य पुराने कचरा स्थलों को साफ करना और कचरा मुक्त शहर बनाना है। राजकोट मॉडल के विषय में तो इसमें 2.35 लाख देशज और तेजी से बढ़ने वाले पेड़ लगाए गए। इन पेड़ों को मियावाकी तकनीक से लगाया गया है। मियावाकी तकनीक जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी द्वारा 1970 के दशक में विकसित की गई थी। इसमें देशज पौधों से तेजी से घने जंगल तैयार किए जाते हैं। इसमें कचरे से ऊर्जा बनाने की तकनीक और सिंचाई के लिए ट्रीट किया गया गंदा पानी यानी सेकेंडरी ट्रीटेड वाटर भी इस्तेमाल किया गया। यह मॉडल सर्कुलर इकोनॉमी का अच्छा उदाहरण है जिसमें एक खराब पड़ी डंप साइट को एक हरित और पर्यावरण अनुकूल शहरी क्षेत्र में बदला गया। नेक्स्ट है बच्चे और सशस्त्र संघर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सशस्त्र संघर्ष में बच्चे विषय पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ गंभीर उल्लंघन के मामलों में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2024 में कुल 41,370 गंभीर उल्लंघन के मामले दर्ज हुए थे। सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे इजराइल और उसके अधीन आने वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, नाइजीरिया और हैती में पाए गए। 2024 में सबसे आम उल्लंघन थे बच्चों की हत्या और उन्हें अपंग बनाना, मानवीय सहायता पहुंचने से रोकना, बच्चों की भर्ती और उनका शोषण। दोषी पक्ष तो गैर राज्य सशस्त्र समूह, गंभीर उल्लंघनों के 50% मामले इनसे संबंधित, और सरकारी बल जो बच्चों की हत्या, स्कूलों पर हमले आदि में शामिल पाए गए। फिर नेक्स्ट है डूम्सडे फिश यानी ऑरफिश। हाल ही में तमिलनाडु के तट के पास मछुआरों ने एक ऑरफिश पकड़ी जिसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। इसके विषय में देखते हैं। मछली दिखने में काफी बड़ी और अजीब होती है। इसका शरीर लंबा और फीते यानी रिबन जैसा होता है जिससे यह पानी में आसानी से छिपकर तैर सकती है। इसे डूम्सडे फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापानी मान्यता के अनुसार इसका सतह के पास दिखना किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या सुनामी के आने की चेतावनी माना जाता है। और फिश की लंबाई 30 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। ये मछलियां फिल्टर फीडर होती हैं, यानी ये पानी से छोटे छोटे जीव जैसे क्रील, पल्लवक यानी प्लैंकटन और अन्य सूक्ष्म झींगों क्रस्टेशियन को छानकर खाती है। फिल्टर फीडर वे जीव होते हैं जो पानी में से भोजन जैसे छोटे जीव या जैविक कण को छानकर ग्रहण करते हैं, जैसे क्लैम या व्हेल। ये मछलियां गहरे समुद्र में रहती हैं। ये अक्सर उस क्षेत्र में पनपते हैं जिसका वैज्ञानिकों द्वारा अब तक सबसे कम अन्वेषण किया गया है। फिर नेक्स्ट है एक्सियोम मिशन 4। तो नासा का एक्सियोम मिशन 4 स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्या आने की वजह से फिर से टल गया है। इसके विषय में देखते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री लगभग 14 दिनों तक ISS से जुड़े रहेंगे। इसे स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए ड्रैगन अंतरिक्ष यान में परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे नासा और अमेरिकी निजी कंपनियां स्पेसएक्स तथा एक्सियोम स्पेस द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। एक्सियोम 1 2022 में प्रक्षेपित किया गया पहला पूर्ण निजी मिशन था। यह पहला मौका होगा जब भारत, पोलैंड और हंगरी के लोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे। यह पहली बार होगा जब इन 3 देशों के अंतरिक्ष यात्री एक साथ ISS मिशन में भाग लेंगे। नेक्स्ट, स्किल सेल डिजीज। तो केंद्रीय सरकार ने विश्व स्किल सेल दिवस के अवसर पर स्किल सेल रोग के इलाज के लिए दवा विकसित करने हेतु 10 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। देखते हैं इसके विषय में। ये लाल रक्त कोशिकाओं से संबंधित एक आनुवांशिक रोग है। इसमें हीमोग्लोबिन के असामान्य हो जाने के कारण RBCS कठोर और अर्धचंद्राकार यानी सीकल जैसी संरचना बना लेता है। ये सीकल आकार की कोशिकाएं जल्दी मर जाती हैं जिससे शरीर में RBCS की लगातार कमी बनी रहती है। कारण यह एक जन्मजात आनुवांशिक रोग है। जब किसी बच्चे को माता और पिता दोनों से असामान्य हीमोग्लोबिन वाले जीन मिलते हैं तभी यह रोग होता है। फिलहाल स्किल सेल रोग के इलाज के लिए केवल एक ही दवा उपलब्ध है जो सिर्फ इसके लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करती है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम हीलियम। तो शोधकर्ताओं ने A980 नाम के एक रहस्यमय तारे की खोज की जो एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स नामक एक दुर्लभ वर्ग से संबंधित है।
पहली बार इस तारे में जर्मेनियम की मौजूदगी पाई गई है, जो पहले इस प्रकार के किसी भी तारे में नहीं देखी गई थी। इसके विषय में देखते हैं। ये कम द्रव्यमान वाले सुपर जायंट तारे होते हैं। इनमें हाइड्रोजन, जो ब्रह्मांड का सबसे आम तत्व है, लगभग नहीं के बराबर होता है। इनके वायुमंडल में मुख्य रूप से हीलियम पाया जाता है, साथ ही कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। इन तारों की उत्पत्ति और विकास को लेकर वैज्ञानिकों में भी अभी मतभेद है और इस पर अध्ययन जारी है। अंत में बात करेंगे नक्षत्र। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में अपनी पहली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा नक्षत्र लॉन्च की। इसके विषय में देखते हैं। इसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत विकसित किया गया है। यह एक अत्याधुनिक कंप्यूटिंग क्लस्टर है जो डेटा संग्रहण क्षमता को बढ़ाता है और जीनोमिक शोध की प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाता है। इसका उद्देश्य बीमारियों के खतरों का जल्दी पता लगाना, रोग के फैलाव पर शीघ्र नियंत्रण पाना तथा AI आधारित टीका और दवा के विकास में सहायता करना है। तो ये बात की हमने नक्षत्र की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।